हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत। अरविंद घोष की राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी देन उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। लंबे समय तक इंग्लैंड में रहकर जब वे भारत वापस आए तो उन्होंने भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए अनेक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त पाए। जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने फर्स्ट तो भारत को पराधीन की बेड़ियों में जकड़े हुए और अनेक जो सामाजिक और जो राजनीतिक समस्या थी उससे ग्रस्त पाए। तत्कालीन भारतीय कांग्रेसी नेता अंग्रेजों पर इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई दबाव बनाने में असफल सिद्ध हो रहे थे। उनकी कार्यप्रणाली ज्ञापन देने या प्रार्थना करने तक ही सीमित थी। इस अवस्था में अरविंद जैसे सच्चे देशभक्त का संतुष्ट व चुप रहना असंभव था। इसलिए उन्होंने भारत माता की को पराधीनता की बेड़ियों से छुटकारा दिलाने का प्रयास शुरू किए। उन्होंने प्रारंभ में तो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया, बाद में अध्यात्मवाद का सहारा लिया। तो जो अरविंद घोष के राष्ट्रवाद के प्रेरणा के स्रोत है वो है फर्स्ट हो गया विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों का प्रभाव। उन पर क्या हुआ, जो क्रांतिकारी संगठन थे उनका प्रभाव पड़ा। जब अरविंद घोष इंग्लैंड में थे तो कैम्ब्रिज में उनका संबंध इंडियन मजलिस से स्थापित हुआ। इस संस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शीघ्र ही इसके सचिव भी बन गए। उन्होंने भारत लौटने पर 1892 में लोटस एंड डैगर नामक क्रांतिकारी संगठन की भी सदस्यता ग्रहण कर ली। इस संगठन के सदस्यों को देशभक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह संगठन तो जल्दी ही समाप्त हो गया, परंतु अरविंद के मानस पटल पर इसकी गहरी छाप पड़ गई। दूसरा हो गया क्रांतिकारी नेताओं का प्रभाव। जब अरविंद भारत आए तो उनकी भेंट तिलक से हुई, जो उग्र राष्ट्रवाद की साक्षात मूर्ति थी। इन दहकते अंगारों ने अरविंद के अंदर भी देश प्रेम की भावना भरने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी तरह लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा NC केलकर जैसे क्रांतिकारियों ने भी उनको बहुत प्रभावित किया। इन सभी गर्म दल के नेताओं की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा ने अरविंद के राष्ट्रवाद का आधार तैयार किया। दूसरा हो गया क्रांतिकारी नेताओं का प्रभाव पड़ा उन पर। तीसरा विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रभाव। उस समय आयरलैंड तथा इटली में राष्ट्रवाद के आंदोलन जन्म ले रहे थे। उन्होंने आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन की प्रशंसा की। उसने इसे मनोयत आंदोलन की संज्ञा दी। उन्होंने मैजनी और गैरिबाल्डी जैसे देशभक्तों की जीवनियां पढ़ी, जिन्होंने अपने अपने देशों को स्वतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर यूनाइटेड करने में उन्होंने बहुत सारे देशभक्तों की जीवनी पढ़ी। खासकर मैजनी और गैरिबाल्डी और मैजनी ने इटली का एकीकरण किया था। इनसे वे अत्यधिक प्रभावित हुए और भारत की स्वाधीनता की दिशा में उनका रुझान गहरा हो गया। अब है राष्ट्रवाद की व्याख्या। अरविंद घोष के राष्ट्रवाद की व्याख्या। अरविंद का राष्ट्रवाद संकुचित न होकर एक विस्तृत धारणा है। उनके अनुसार उनका राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सत्ता या प्राकृतिक भूखंड नहीं है। अरविंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक विचारधारा है। उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिससे भारत के अतीत की महान संस्कृति का गुणगान करके भारत की पराधीन जनता में नया जोश एवं उमंग भरकर स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। उनका जो राष्ट्रवाद है वो संकीर्ण नहीं बल्कि क्या है, व्यापक है। उन्होंने केवल भारत को क्या भौगोलिक या प्राकृतिक भूखंड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा माना है। उनका जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, उनकी विचारधाराएं, उसकी बातें निम्नलिखित है, मुख्य बातें मतलब राष्ट्रवाद की। फर्स्ट हो गया राष्ट्रवाद एक देवी पुकार है। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय वरदान मानते थे, जबकि अरविंद राष्ट्रवाद को ईश्वरीय आदेश समझते थे। वे राष्ट्रवाद को राजनीतिक का एक अंग मानकर समझकर धर्म का अंग मानते थे। उनके लिए राष्ट्रवाद एक दैवीय आदेश था और उसकी रक्षा के लिए वे दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, यह देश में दैवीय एकता को प्राप्त करने के लिए एक प्रबल महत्वाकांक्षा है। वो एक ऐसी एकता है जिसमें विधिवत बहुत से व्यक्तियों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचार वाली कार्य विभिन्न
होते हुए भी विभिन्न होते हुए भी मौलिक रूप से एक है। जो राष्ट्रीयता का आदर्श भारत विश्व के समक्ष उपस्थित करेगा, उस समय मानव में समानता होगी, जाति पाति वर्ग वर्ग में समानता होगी। तो उनका जो राष्ट्रवाद था उसमें क्या था कि सब सब जात और सब वर्ग के लोग क्या होंगे, समान होंगे। इससे स्पष्ट है कि उनकी विचारधारा में राष्ट्रवाद एक सनातन धर्म है। उन्होंने जनसाधारण को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक रूप समझकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने की दिशा में प्रेरित किया। अरविंद का राष्ट्रवाद मानवता पर आधारित है। अरविंद का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं है बल्कि विस्तृत है। यह सर्वव्यापक और सार्वभौमिक है। देश काल की सीमाएं इसे बात कर नहीं रख सकती है। यह किसी विशेष जाति की श्रेष्ठता से संबंधित न होकर संपूर्ण मानवता के कल्याण पर आधारित है। उनका मानना था कि हिंदू शाश्वत धर्म है और सार्वभौमिक भी है। भारत का अस्तित्व ही इसी धर्म के लिए है। संपूर्ण विश्व की मानवता का कल्याण हिंदू धर्म का ध्येय है। इसलिए हमें विश्व संघ या विश्व राज्य की बात सोचनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसके अंतर्गत सभी राज्यों को स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा प्राप्त होगी और सभी देशों के हितों की समान रूप से रक्षा होगी। तो अरविंद का जो राष्ट्रवाद है वो मानवता पर आधारित है। अरविंद का राष्ट्रवाद शक्ति का प्रतीक है। जो अरविंद घोष का राष्ट्रवाद है वो क्या है, शक्ति। अरविंद राष्ट्रवाद को शक्ति का प्रतीक मानते थे। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के राष्ट्रवाद से प्रेरणा ग्रहण करके इसे नया रूप दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम शस्त्र के संकटों से मत डरो। तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने वाली शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो, तुम चिंता मत करो। तुम स्वतंत्र हो, यह ईश्वर का आदेश है और तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। यदि तुमने आत्मस्वरूप को पहचान लिया तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में सत्य, प्रेम और श्रद्धा के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। दुर्बलता को क्या पास मत आने दो। हमसे बढ़कर एक प्रचंड शक्ति हमें प्रेरित कर रही है और सारे बंधन तोड़ दो और एक आदर्श बन जाओ। अरविंद ने जिस शक्ति की बात की वह भौतिक शक्ति से अधिक तेज है। उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात की है। उन्होंने भारत को एक भौगोलिक सत्ता की बजाय एक आध्यात्मिक सत्ता माना है। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद प्राचीनता व आधुनिकता का मिश्रण है। अरविंद लंबे समय तक इंग्लैंड में रहने के कारण पाश्चात्य सभ्यता से परिचित हुए। जब वे 1893 में भारत वापस आए तो उन पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा रंग चढ़ा हुआ था, परंतु भारत में रहकर उन्हें अपनी गौरवमयी संस्कृति का आभास हुआ। उन्होंने गीता, वेदों व उपनिषदों से काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें। इस तरह उनका चिंतन पाश्चात्य तथा भारतीय संस्कृति व सभ्यता का मिलाजुला हुआ रूप बन गया। इस तरह उनका चिंतन प्राचीन तथा पाश्चात्य संस्कृति का मिलाजुला रूप था। उन्होंने प्राचीनता व आधुनिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो उनका जो राष्ट्रवाद था वो क्या था, प्राचीनता व आधुनिकता। क्योंकि वो इंग्लैंड में भी रह चुके थे, उन्होंने भारत में गीता, वेद, उपनिषद से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने इन दोनों का मिश्रण किया अपने चिंतन में। उनका ये मानना था कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो प्राचीनता और आधुनिकता का मिला जुला कर बढ़ना होगा। तो ये अरविंद घोष का जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत है उसके बारे में हो गया। ये चाहे अरविंद के राष्ट्रवाद के प्रेरणा के स्रोत, चाहे राष्ट्रवाद की जो व्याख्या की उन्होंने, उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।